तो फ्लूइड का मतलब फास्ट रिवीजन देखो कैसे कर सकते हो आप। मैं रिवीजन इसलिए बोल रहा हूँ कि सारी चीजें तो नहीं कवर करेंगे, कवर करेंगे मतलब एक्चुअली कवर तो करेंगे, लेकिन उस स्पीड में नहीं जैसे कि हमने क्लास 11th में कवर करी, तो उस तरीके से नहीं होगा, काफी फास्ट, मतलब एक तरीके से समराइजेशन टाइप होगा चीजें। ठीक है, चलेगा ना ये? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर हम इस चैप्टर को वैसे डिवाइड करें मेनली, मतलब अब तो आप क्लास 11th के पॉइंट से नहीं, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें जो कंसेप्ट्स की लिस्ट है आपकी, उसमें रिवीजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप देखोगे, तो आपको एक कंसेप्ट चाहिए होता है प्रेशर वेरिएशंस के कंसेप्ट। अगर हम ध्यान से देखें तो प्रेशर वेरिएशन का एक कंसेप्ट होता है जिसमें कमांड होनी चाहिए, मतलब जेई के पेपर में जा रहे तो आप प्रेशर वेरिएशन के कंसेप्ट। दूसरा जिसमें हम फ्लूइड डायनेमिक्स बेसिकली बात करेंगे तो बर्नौलीज का कंसेप्ट आता है। तीसरा, हालांकि वो प्रेशर वेरिएशन का ही पार्ट है, बट जो बॉयंसी का कंसेप्ट है, तो ये आपको अपने आप से सेल्फ क्वेश्चनिंग करनी है कि इनमें से कौन सा पोर्शन ऐसा है जो ज्यादा डिस्टर्ब करता है। हो सकता है कोई नहीं कर रहा हो सकता है सारे कर रहे हो, ये ना अपनी अपनी पर्सनल प्रिपरेशन पे भी डिपेंड करता है। और आखिरी में एक टॉपिक है सरफेस टेंशन करके। टोटल कुल मिला के ये 4 कंसेप्ट हैं यार, कंसेप्ट वाइज बात करेंगे तो, न्यूमेरिकल वाइज नहीं। विस्कोसिटी को इसमें काउंट नहीं कर रहे, विस्कोसिटी अलग टॉपिक है, मतलब इसमें जो है मेनली ये 3-4 टॉपिक्स है। तो जो पहला वाला कंसेप्ट आप पढ़ोगे ना, प्रेशर वेरिएशन वाला कंसेप्ट, उसमें सरफेस टेंशन का भी कुछ पोर्शन कंसीडर होगा। रिवीजन में ये अलग से नहीं पढ़ा रहे, इसका कुछ पार्ट हम प्रेशर वेरिएशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलेगा ये भी, बिकॉज हम ये मान के चल रहे हैं कि बेसिक और फंडामेंटल्स आपका कुछ कुछ याद होगा क्लास 11th का अभी, और इस स्टेज पे तो बिल्कुल ही यस याद सर। होगा। यस सर। यस सर। तो चलिए, प्रेशर वेरिएशन में मतलब जितने भी पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, वो चाहे सरफेस टेंशन हो चाहे जैसा भी हो, उन सबको हम कंसिडर करने जा रहे हैं। क्विकली अगर मूव करें फास्टली, तो ये कहते हो आप, जिनको डिटेल्ड थ्योरी चाहिए वो आप नोट्स देख लो, क्लास 11th के नोट्स में मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा तुम्हें। कि अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं, वो भी स्टैटिक लिक्विड्स की, अगर हम रिकॉल करें कि स्टैटिक लिक्विड है और इसके ऊपर हमारा कोई स्टैटिक एटमॉस्फेयर यानी गैसेस कह लीजिए आप, स्टैटिक लिक्विड और स्टैटिक गैसेस दोनों है, दोनों के लिए बात करते हैं। तो अगर इस लेवल को हम रेफरेंस मानते हैं, नॉर्मली एक लेवल, एक पॉइंट होता है जिसको आप रेफरेंस कह देते हो, कोई ना कोई एक पॉइंट रेफरेंस मान लेते हैं, एंड यूजुअली इसको हम वाटर का ही लेवल मानते हैं, और रेफरेंस पॉइंट के करस्पॉन्डिंगली हम प्रेशर को पी नॉट कह रहे हैं। दिस पी नॉट डज नॉट मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पी नॉट का मतलब ये हुआ कि आपने एक पॉइंट लिया है जिसको रेफरेंस माना है, और उसको आपने कह दिया कि ये हमारे लिए प्रेशर एट द रेफरेंस पॉइंट है, प्रेशर एट रेफरेंस पॉइंट। ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, रेफरेंस आपकी चॉइस पे होगी। अब एग्जांपल में भी दिखा देंगे। पहला कंसेप्ट ये कहता है, फर्स्ट कंसेप्ट, कि इससे अगर आप h डिस्टेंस नीचे गए लिक्विड में, रेफरेंस पॉइंट से h डिस्टेंस नीचे गए लिक्विड में, तो आप कहते हो कि प्रेशर जो होता है वो रेफरेंस पॉइंट में और प्लस उसमें रो GH कर देते हो। याद होगा? यस सर। यस सर। इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रेफरेंस पॉइंट लिक्विड के अंदर किसी भी जगह लिया जा सकता है। रेफरेंस पॉइंट से नीचे जाने पर प्रेशर जो होगा वो बढ़ेगा, और रेफरेंस पॉइंट से ऊपर जाने पर प्रेशर की वैल्यू घटेगी लिक्विड में। लेकिन अगर आप गैसियस में जाते हो, अगर आप वाई डिस्टेंस इस गैसियस में जाए, स्टैटिक गैस की तरफ चले वाई डिस्टेंस, सीधा सा रूल है, जिस रेफरेंस पॉइंट के नीचे प्रेशर बढ़ेगा, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर प्रेशर की वैल्यू घटेगी, कम होगी। लेकिन यहाँ पर लीनियर इक्वेशन नहीं आती, लिक्विड में लीनियर इक्वेशन आती है और गैसेस में ये इक्वेशन एक्सपोनेंशियल आती है।
e to the power minus mgy divided by r into t। याद आया कुछ कैसे आया था ये दोनों? ये दो ऐसा Yes, क्यों sir. होता है कि गैसेस में अलग रिलेशन चलता है, लिक्विड्स के लिए अलग रिलेशन क्यों है? तो इनके पीछे की जो थ्योरी थी वो ये थी, आप रिकॉल करोगे तो dp अपॉन dy इक्वल टू रो इंटू जी। ये हमें एक रिलेशन बता रहा है आपको, dp बाई dy इक्वल टू प्लस माइनस रो इंटू जी। क्या मतलब है इसका? कि अगर आप dy डिस्टेंस वर्टिकली मूव करें, वर्टिकली, वो जो कि डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है। dy डिस्टेंस वर्टिकली मूव करने के करस्पॉन्डिंगली प्रेशर में जो चेंज है वो dp है। dp pressure change with respect to vertical displacement of dy, and the vertical displacement can be upward, can be downward, and rho मीडियम की डेंसिटी। तो गैस होगा तो गैस की डेंसिटी, लिक्विड होगा तो लिक्विड की डेंसिटी। मतलब ये इक्वेशन दोनों के लिए, गैसेस के लिए भी है, लिक्विड्स के लिए भी है ना। फ्लूइड में तो दोनों ही आएंगे यार, लिक्विड भी आएगा और गैस भी आएगा, तो दोनों के लिए सेम इक्वेशन है ये। ठीक है जी, बोले। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट फर्क क्या होता है कि जब आप लिक्विड्स की बात करते हो तो रो कांस्टेंट कहते हो, बिकॉज आइडियल लिक्विड को इनकंप्रेसिबल मान लिया है। डेंसिटी का प्रेशर से कोई रिलेशन नहीं होता, प्रेशर लो रहे चाहे प्रेशर हाई रहे, डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हो इनकंप्रेसिबल लिक्विड। ठीक है। आइडियल लिक्विड की बल्क मॉडुलस कितनी होगी? आइडियल लिक्विड का बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताओ भाई। आइडियल सर लिक्विड इन्फिनिटी, है जी। सर इन्फिनिटी। कैसे पिक्चर? सर एक्चुअली जो इलास्टिसिटी वो इनकम्प्रेसिबल है ना सर। तो इनकंप्रेसिबल लिक्विड का मतलब स्ट्रेस जीरो है या स्ट्रेन जीरो है या दोनों जीरो है? आइडियल लिक्विड में क्या चीज सर जीरो? स्ट्रेन जीरो होगा सर, क्योंकि उसमें स्ट्रेस। कोई चेंज तो होगा। यानी बच्चा फिर से बोलो, एक बार सुन आप। बोलो बोलो बोलो। सर स्ट्रेन जीरो कह रहा हूँ। हाँ, स्ट्रेस तो हो सकता है ना उसमें। यस सर। Yes, sir. तो क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है कि नहीं होता है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिक्विड्स में। ये रिवीजन ऐसे ही होगा यार, रिवीजन का मतलब ही यही होता है कि आपको टॉपिक मिक्स होंगे सब। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या डेफिनेशन बोलती है ये? क्या इसको ऐसे नहीं कहता? इट इज माइनस टाइम्स चेंज इन द प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो डेल्टा वी होगा क्या अगर लिक्विड इनकंप्रेसिबल है? कैन वी चेंज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड? भी जीरो होगा सर। No, sir. कहा? बिकॉज डेंसिटी आप बदल सकते नहीं, मास बदल सकते नहीं, तो इनकंप्रेसिबल मतलब हम कंप्रेस तो कर ही नहीं सकते उसको, यानी कि हम वॉल्यूम नहीं बदल सकते उसका, तो डिनोमिनेटर जीरो हुआ। तो बल्क मॉडुलस कितना हुआ उसका? इन्फिनिटी। और याद करेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस को भी एक नाम देते हैं इलास्टिसिटी के चैप्टर में, The compressible. कंप्रेसिबिलिटी। वो कितना हुआ इसका? सर जीरो। Zero. तो मतलब ये एबिलिटी टू कंप्रेस जब इनकंप्रेसिबल हुआ तो कंप्रेसिबिलिटी जीरो एंड देयरफॉर बल्क मॉडुलस इन्फिनिटी। बट डेल्टा पी हो सकता है, डेल्टा पी आ सकता है, मतलब आप स्ट्रेस जनरेट कर सकते हो। खैर रो कांस्टेंट है तो रो कांस्टेंट होने की वजह से लीनियर रिलेशन चलता है, लेकिन अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस का प्रेशर, गैसेस की जो डेंसिटी है वो एक
जो आइडियल गैस इक्वेशन है P by rho equals to RT by molecular mass, तो ये प्रेशर इनटू द molecular mass डिवाइडेड बाय R into T है। गैसेस के केस में रो की वैल्यू प्रेशर P इंटू मोलिकुलर मास M अपॉन R इंटू T। तो प्रेशर और डेंसिटी में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर प्रेशर वेरिएशन होगी तो करस्पॉन्डिंगली गैसेस की डेंसिटी बदलेगी। डेंसिटी एंड प्रेशर एक दूसरे पे डिपेंडेंट चीजें हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। प्रेशर वेरिएबल है, डेंसिटी कांस्टेंट है लिक्विड के केस में। गैसेस के केस में प्रेशर भी वेरिएबल है और डेंसिटी भी वेरिएबल क्वांटिटी है। इनफैक्ट डेंसिटी और प्रेशर में क्या वेरिएशन होगा ये अदर फैक्टर्स पर भी डिपेंड करेगा। डेंसिटी प्रेशर में क्या वेरिएशन होगा ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि गैस के टेम्परेचर में कोई वेरिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा। और थर्मोडायनेमिक्स में एंटर करने से पहले थोड़ा यहाँ पर भी जानना जरूरी है। वैसे डायरेक्टली घुस जाएंगे ना वहां पर तो प्रेशर का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा मुझे। और यहीं से रिलेशन आता है यार, डीपी, क्योंकि हम रेफरेंस पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो किसी भी रेफरेंस पॉइंट से ऊपर जाते हो मतलब एंटी ग्रेविटी जाएंगे तो माइनस होगा और अलोंग ग्रेविटी जाओगे तो प्लस। मतलब अगर हमारा dy डिस्टेंस, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट dy ग्रेविटी के अपोजिट साइड यानी अपवर्ड है तो माइनस, ग्रेविटी की साइड है प्लस। तो रेफरेंस से ऊपर जाते वक्त हम अपोजिट टू ग्रेविटी जा रहे हैं, इसलिए dp अपॉन dy की वैल्यू लिखेंगे माइनस रो इंटू जी। और वहां पर माइनस रो को भी रिप्लेस करेंगे तो प्रेशर P अपॉन M इंटू RT और ये G इंटू dy। फिर इस प्रेशर P को dP के नीचे लाते हो, आगे आप समझ जाओगे कैसे आंसर आएगा। इसके आगे अब रियलाइज हो रहा है कि ये रिलेशन यस कैसे सर बनेगा। यस सर हाँ जी, थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए कि गैसेस में ये रिजल्ट आता है और लिक्विड्स में रो कांस्टेंट होने की वजह से ये रिजल्ट आता है। बिकॉज तब क्या होता है dy हम डायरेक्टली इधर ले जाते हैं और रो भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, तो सब कुछ बाहर आ गया। इवन गैसेस में भी ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, गैसेस में ये जो रिजल्ट आएगा वो तभी आएगा जब आप ये मान के चलेंगे कि जो टेम्परेचर ऑफ द गैस है वो कैसा है, कांस्टेंट। ये KTG का भी पार्ट है। ये कंसेप्ट जो आपको बता रहा हूँ ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आता है। और मैं अभी आपको इसके लिए ना रिकमेंडेड क्वेश्चन भी बोल रहा हूँ साथ में, इसके लिए कुछ क्वेश्चन रिकमेंड कर रहा हूँ। KTG में आपको ये जो क्वेश्चंस हैं थर्मोडायनेमिक्स के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में ये टॉपिक्स मिलेंगे आपको, जहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। और गैसेस में तो आपको बताई दिए हैं। प्रॉब्लम्स लिखो जो आप इसके थ्रू सॉल्व करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो प्रॉब्लम मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो इस इक्वेशन से सॉल्व होंगी, नहीं, क्योंकि ये इक्वेशन एक स्पेशल रिजल्ट है। ये इक्वेशन स्पेशल रिजल्ट है टेम्परेचर को कांस्टेंट मान करके, ग्रेविटी को हाइट के इंडिपेंडेंट मान करके और मॉलिक्यूलर मास को कांस्टेंट मान करके। यहाँ पर इंटीग्रेट करते वक्त ये माना जा रहा है मॉलिक्यूलर मास का y से कोई लेना देना नहीं है, ग्रेविटी का y से कोई लेना देना नहीं है, एंड इवन टेम्परेचर किसी भी हाइट पर एज इट इज रहने वाला है। ये मान करके डेरिवेशन चल रही है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट, वैल्यू ऑफ g इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट। इतनी एजम्पशंस के बाद ये चीजें, ये प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी इरेडोम में थर्मोडायनेमिक्स और मॉलिक्यूलर फिजिक्स वाले यूनिट में। थर्मोडायनेमिक्स एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की जो यूनिट है, सेकंड यूनिट है ये, मतलब मैकेनिक्स वाली यूनिट जब खत्म होगी तो सेकंड यूनिट है। नई वाली जो बुक है मतलब ये वाली, इसमें पेज नंबर 64
पेज नंबर 64 पे क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, मतलब कुल मिलाकर के 13 to 20, ये 7-8 क्वेश्चंस की पूरी चेन है। 13 से 20 नंबर तक, 13 से 20। अब यार जिसके पास पुरानी बुक होगी अगर, तो उनके लिए क्वेश्चन नंबर बन जाएंगे मेरे ख्याल से 2.13 से और 2.20 तक, ये पूरा चेन है। कर लेंगे, मतलब सर्च कर लो कि क्वेश्चंस कहाँ पर हैं ये वाले। मिल गए सर। हाँ, सर मिल गए। ये सब इसी कंसेप्ट के ऊपर है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर है ये सारे, और प्लस इसके ऊपर रो बराबर PM/RT इसके ऊपर। हाँ, मैथ्स लगेगी पहले बता दूं, इंटीग्रेशन वगैरह लगेगा इसमें, लेकिन कोई ऐसा भी बहुत टफ नहीं लगने वाला है, और थोड़ा वो दिमाग लगा लेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे, तो ये भी थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है। करिएगा जरूर, अगर कंसेप्ट वाकई में आपको सही करने हैं तो ये क्वेश्चन कर लेना। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं यार। ये जो रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है P0 e⁻⁻mgy/RT का कंसेप्ट, ये स्पेसिफिक रिजल्ट है, बहुत ही स्पेसिफिक। कई सारे एजम्पशंस हैं, मॉलिक्यूलर मास, G और टेम्परेचर सबको कांस्टेंट माना गया है। इवन तब भी अगर मैं आपसे कहूं कि काफी लो हाइट पर गए, लो एल्टीट्यूड्स पर, क्या रिजल्ट बनेगा? अगर हाइट काफी लो रखें, P0 ही मतलब है। y की वैल्यू बहुत छोटी है, e⁻⁻0, P0 P0 तो जो सर, प्रेशर प्रेशर यहाँ पर P0 है हो वही जाएगा। प्रेशर यहाँ भी मान सकते हो। यानी कि तब आप गैसेस के प्रेशर वेरिएशंस को नेग्लेक्ट कर सकते हो। लिक्विड में हाइट लो हो, मीडियम हो या ज्यादा हो, कितनी भी हाइट हो, प्रेशर वेरिएशन कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। गैसेस में लो हाइट, अब लो हाइट का मतलब कितनी लो, तो हमारे लिए तो कोई भी हाइट दे दोगे हम नेग्लेक्ट ही करेंगे। हमारे लिए जितनी हाइट दे दो वो सब नेग्लेक्ट हो जाएगी। लो हाइट का मतलब कितनी लो, 1 किलोमीटर तक। तो हमारे कौन सा प्रैक्टिकल है जो 1 किलोमीटर से ज्यादा हाइट पे हमको जाके करना है? कौन सा हमें पहाड़ पे चढ़ के एक्सपेरिमेंट करना है? मतलब हमारे लिए तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें गैसेस के अंदर, गैसेस में देखो थियोरेटिकली तो प्रेशर वेरिएशन होगा, बट न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन करते वक्त गैसेस में प्रेशर वेरिएशन को हम अवॉइड कर देंगे, कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, बोले न्यूमेरिकल करने के लिए, न्यूमेरिकल जब भी आप करोगे तो गैसियस प्रेशर में चेंजेस कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब अगर आप उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले भी जाओगे तो प्रेशर एज इट इज मेंटेन रहेगा गैसेस में। बट लिक्विड्स में अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गए तो प्रेशर बढ़ सकता है, कम हो सकता है, और बढ़ेगा या कम होगा ये डिपेंड करता है कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस के ऊपर जा रहे हो या पॉइंट ऑफ रेफरेंस के नीचे जा रहे हो। पॉइंट ऑफ रेफरेंस के नीचे जाने पर प्रेशर की वैल्यू ρgh के अमाउंट से बढ़ेगी, और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के ऊपर लिक्विड के अंदर चलने पर प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ जी। जो जो लिखना हो अपने मन के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ब्रीफ नोट्स। ये 8 क्वेश्चन कर जरूर लेना भाई, फायदा होगा आपको, नुकसान कहीं से नहीं होने वाला है। देखो इनसाइड लिक्विड, मैं एक बार फिर से स्टेटमेंट लिख रहा हूं यार, इनसाइड लिक्विड अगर आप रेफरेंस पॉइंट से नीचे जा रहे हो, बिलो रेफरेंस, सो प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, एंड अबव रेफरेंस
प्रेशर की वैल्यू घटेगी। अब रेफरेंस पॉइंट आपका चॉइस है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपकी चॉइस है। और बढ़ने और घटने का मतलब कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा वो रो जी एच है। रो जी एच इतना या तो इंक्रीज होगा या इतना डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा कुछ मान लें कि हमारे पास एक कंटेनर है और उसके साथ एक और कंटेनर है जो उससे कनेक्टेड है, मतलब एक फ्लास्क टाइप का, बीकर टाइप का मान लो, एक टेस्ट ट्यूब टाइप का मान लो, केमिस्ट्री लैब चल रहा है, केमिस्ट्री लैब के अंदर बैठे हैं और कुछ इस तरीके से सेम लिक्विड दोनों तरफ भरा गया है। इधर भी वही लिक्विड रो और इधर भी सेम लिक्विड रो, एक सेम लिक्विड से दोनों। ये बीकर, सॉरी जो फ्लास्क बीकर जो भी नाम देना चाहो, इसको कंटेनर ए का नाम दे देते हैं और इसको कंटेनर बी का नाम दे देते हैं। इनमें लिक्विड्स का लेवल अलग अलग है यार। यहाँ पर लिक्विड का लेवल अलग है, यहाँ पर लिक्विड का लेवल अलग है। क्वेश्चन ये है, हम इस केस का बड़ा प्रॉब्लम। क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पर कोई एक पॉइंट चूज कर रखा है 1 और इसी के हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक पॉइंट चूज कर रखा है 2, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। पॉइंट 1 एंड 2 ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। इनमें प्रेशर डिफरेंस होगा या नहीं होगा? यहाँ पर हाइट डिफरेंस है। पॉइंट 1 के ऊपर लिक्विड कॉलम ज्यादा हाइट पर है, पॉइंट 2 के ऊपर लिक्विड कॉलम कम हाइट का है। क्वेश्चन ये है, इज देयर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, जबकि ये हॉरिजॉन्टली सेम लेवल पर है। यस सर होगा। यस सर होगा। होगा कहाँ पक्का। पर ज्यादा प्रेशर है, 1 पे या 2 पर? अगर डिफरेंस है तो कोई एक ज्यादा होगा। 1 पे ज्यादा होगा। 1 पे ज्यादा होगा। प्रेशर एट 1 इज मोर, राइट। क्या बेसिस है उसका, क्यों 1 पे प्रेशर ज्यादा होगा? सर वो सर अंदर वो रेफरेंस पॉइंट से ज्यादा मतलब ज्यादा डीप पे है सर, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट पे तो प्रेशर सेम ही है दोनों में, तो इसलिए यही प्रॉब्लम आएगी। देखो ये प्रॉब्लम अब आएगी आपको। ये प्रॉब्लम ही मतलब एक्चुअली है क्या, लिक्विड्स में प्रॉब्लम क्यों आती है, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स में दिक्कत क्यों आती है? हम लोग ना इस रिलेशन को बहुत गलत तरीके से समझते हैं। P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच को की अंडरस्टैंडिंग गलत है हमारी। फॉर्मूला पता है लेकिन समझ नहीं है इसकी। अगर किसी से पूछा जाए कि पी नॉट क्या है, इसमें आप जिसको पी नॉट कह रहे हो ये है क्या? सर प्रेशर अबव द वाटर सरफेस इंटरफेस। नहीं, रेफरेंस पॉइंट का प्रेशर। रेफरेंस पॉइंट का प्रेशर। हाँ, ये तो आपकी मर्जी पे है। पी नॉट मतलब रेफरेंस पॉइंट का प्रेशर। अब रेफरेंस पॉइंट तो आप कहीं भी ले सकते हो और ये एच उसी रेफरेंस पॉइंट से हाइट मेजरमेंट है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस से कितना ऊपर या कितना नीचे गए उसके हिसाब से प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। यहाँ पर यहाँ जरूरी नहीं प्लस हो, यहाँ माइनस साइन भी आ सकता है। अगर आप रेफरेंस पॉइंट से एच डिस्टेंस डाउनवर्ड जा रहे हो तो प्लस आएगा, अपवर्ड जा रही हो माइनस आएगा। और रेफरेंस पॉइंट हम लिक्विड के अंदर कहीं भी चूज कर सकते हैं, लेकिन एक न्यूमेरिकल में 2 रेफरेंस पॉइंट चूज नहीं कर सकते आप। एक न्यूमेरिकल में 2 रेफरेंस पॉइंट नहीं ले सकते, एक न्यूमेरिकल में एक ही रेफरेंस पॉइंट होगा। और अगर 2 अलग अलग कंटेनर्स में सेम लिक्विड भरा जाए और वो कनेक्ट हो आपस में, डिफरेंट लेवल सेम हो कंटेनर्स, जाएगा। सुनिए, हाँ, डिफरेंट कंटेनर्स सेम लिक्विड कनेक्टेड होने चाहिए। तो आप एक कॉमन रेफरेंस लेंगे, दोनों के लिए कॉमन रेफरेंस होगा। और मैं अपना कॉमन रेफरेंस पॉइंट 1 को चूज कर रहा हूं। और इसके बाद मैं बोलता हूं एक थ्योरी, अप एंड डाउन थ्योरी। अप एंड डाउन थ्योरी
कि आपको जिन दो पॉइंट्स के प्रेशर में रिलेशन फाइंड करना है, एक पॉइंट को रेफरेंस मान लो और दूसरे पॉइंट की तरफ अप डाउन हॉरिजॉन्टल रास्तों से अप डाउन हॉरिजॉन्टल इस ऐसे रास्ते बनाते हुए दूसरे पॉइंट की तरफ जाओ। मतलब हमने पॉइंट 1 को रेफरेंस बनाया और दूसरे पॉइंट की तरफ मुझे जाना है वाया लिक्विड। पॉइंट 1 से वाया लिक्विड पॉइंट 2 की तरफ जाऊंगा और जाने के जो रास्ते होंगे वो अपवर्ड होंगे, डाउनवर्ड होंगे या हॉरिजॉन्टल होंगे, बस, और कोई रास्ता नहीं लेंगे। तो पॉइंट 1 से ऊपर गए h डिस्टेंस। तो अब अगर आप रेफरेंस पॉइंट से ऊपर बढ़ रहे हो तो प्रेशर को रिड्यूस करेंगे। जितना भी प्रेशर पॉइंट 1 पे होगा उसमें माइनस रो GH कर दीजिए, तो ये इस पॉइंट का प्रेशर आ गया। और अब इससे हम आगे बढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। प्लस और माइनस तभी होंगे जब अप या डाउन होंगे, आप अपवर्ड डाउनवर्ड बस। तो यहां तक आएंगे तो सेम प्रेशर लिखेंगे P1 माइनस रो GH, और अब डाउनवर्ड जा रहे हैं तो इस पॉइंट से नीचे जाने पर जो प्रेशर यहां पर मिल रहा था आपको उसमें फिर कुछ प्लस करना होगा। डाउन मतलब प्लस, अप मतलब माइनस, अगेन प्लस करेंगे रो GH, और ये पॉइंट 2 पर आ गए। सो इसको कंपेयर करेंगे प्रेशर एट पॉइंट 2 से। अब बताइए P1 P2 में क्या रिलेशन है? तो सेम बराबर। ये अलग नहीं हो सकते। अगर आप यहां से देखेंगे तो अलग दिख जाएंगे आपको। अगर आप P0 को ये समझते हो कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर इसके नीचे का H और इसके नीचे का H, तो कहानी कुछ और आएगी। बट फ्लूइड मैकेनिक्स में ये एक कंसेप्ट ध्यान से समझना, लिक्विड इन डिफरेंट कंटेनर्स एंड कनेक्टेड टुगेदर में यही एडवाइजेबल है कि आप अपना रेफरेंस पॉइंट लिक्विड के अंदर किसी पॉइंट पर मान लें। एडवाइजेबल यही होगा, किसी को भी मान लो। और लिक्विड से होते हुए, मतलब जो हम दो पॉइंट्स हमको होंगे P1 P2, उनमें से एक पॉइंट का प्रेशर नॉर्मली दिया जाता है, दूसरे पॉइंट का प्रेशर फाइंड करने को आता है। तो जिसका प्रेशर दिया गया है उसको रेफरेंस मान लिया जाए और जिस पॉइंट का प्रेशर फाइंड आउट करना है वहां तक अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स बना करके उस पॉइंट तक पहुंच जाओ आप। जहां जहां अपवर्ड मूवमेंट करोगे माइनस रो GH, जहां जहां डाउनवर्ड मूवमेंट करोगे प्लस रो GH, और जहां हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे उसमें, अनटिल कि उस कंटेनर में कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है। फिलहाल हमने स्टैटिक कंटेनर्स लिए हुए हैं। So by this logic, pressure at 1 and pressure at 2 are equal, और ये फ्लूइड मैकेनिक्स का एक कंसेप्ट भी बन जाता है। If 2 points are on the same horizontal level and they are of same liquid and the liquids are connected together, मतलब ये पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड का मतलब रस्सी नहीं बांधी इनके बीच में। कनेक्टेड का मतलब there must be a path via liquid to travel from 1 to 2। 1 से 2 जाने के लिए लिक्विड के अंदर से ही कोई रास्ता है, तो इसको बोलते हैं कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 आपस में कनेक्टेड है। So 2 points which are connected and they are of same liquid on the same horizontal level, so pressures are equal। ठीक है जी। सर रिपीट कर देंगे पर सर? 2 points on the same horizontal level and connected through the liquid are at
इक्वल प्रेशर्स। लिख लिया आपने? Yes, sir. ना मैं जल्दी टाइम का भी देखो, ध्यान रखना। और कनेक्टेड का मतलब क्या निकाला आपने? पॉइंट्स कनेक्टेड, इसका क्या मतलब? सर वाटर के लिक्विड के थ्रू हम कोई पाथ डिफाइन कर सकते हैं इनके बीच। हाँ, मतलब आप लिक्विड के अंदर ही स्विम करके आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा सकते हो, तो ये होता है कनेक्टेड। और लिक्विड सेम होना चाहिए, अलग लिक्विड्स नहीं होने चाहिए वो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पॉइंट के ऊपर पहले कंटेनर में कितनी हाइट तक लिक्विड है, उस पॉइंट के ऊपर दूसरे कंटेनर में कितनी हाइट तक लिक्विड है, इससे कोई मतलब नहीं मेरे को। ये थोड़ा डाउट जरूर जो क्रिएट कर रहा होगा मन में, 100% बता रहा हूँ मैं आपको। ये सुनने बड़ा अजीब लगता है सुनने में ये, क्योंकि उस चीज से हम जस्टिफाई नहीं हो पा रहे ना कि इधर से चलेंगे तो क्या होगा। यस सर। यस सर, मैं भी वही सोच रहा था। नहीं, वो दिमाग में ऐसा घंटी बजती रहेगी, यार ये चल क्या रहा है यहाँ पर, इधर से क्यों नहीं हो रहा आंसर। तुम बता दो उधर से क्यों नहीं हो रहा है। आप यहाँ पर कुछ प्रेशर मान लो, सपोज ग्रीन तो दिखेगा भी नहीं मेरे ख्याल से, दिख रहा है सर। यहाँ पर कुछ पी डैश मान लो प्रेशर की वैल्यू, क्या यहाँ भी पी डैश होगा? नो सर। इन दो पॉइंट्स को देखो, क्या इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला कोई लिक्विड है? नो नो सर। क्यों नहीं है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच नहीं सकते? सर एयर है तो सर वो भी फ्लूइड ही हुआ। हाँ, तो लगाओ ना कंसेप्ट। आप एयर में अप हॉरिजॉन्टल डाउन, अप हॉरिजॉन्टल डाउन, पहुंच गए यहाँ तक। क्या एग्जैक्टली ये प्रेशर्स बराबर होंगे? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। प्रेशर वेरिएशन तो गैसेस में भी है ना। ये तो आप अप्रोक्सीमेशन मानते हो कि गैसेस के दो पॉइंट्स के बीच प्रेशर डिफरेंस नहीं आता। तो ये यहाँ पर आंसर विद अप्रोक्सीमेशन चल रहा है और दूसरे अप्रोच में कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, तो परफेक्ट आंसर कौन सा हुआ? बिना Without approximations approximation. वाला। इसके हिसाब से P1 इक्वल टू P2 है, यस। लेकिन दूसरे कंसेप्ट से वो नहीं आ रहा, लेकिन दूसरे कंसेप्ट में अप्रोक्सीमेशंस लगी हुई है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ वाला प्रेशर और यहाँ वाला प्रेशर सेम प्रेशर्स होंगे, नहीं। तो इससे एम्बिग्यूटी से बचने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप इन सब झंझटों में नहीं पढ़ना चाहते हो और आप चाहते हो कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ मेरा आंसर आए, तो मैं जो सजेशन बोल रहा हूँ, इस इक्वेशन को अप्लाई करते वक्त प्रेशर P नॉट और प्रेशर P कोशिश करिए कि लिक्विड के अंदर के ही पॉइंट्स हों, एयर को इन्वॉल्व न करना पड़े, ज्यादा अच्छा होगा। ये मैंने क्लास 11th में भी ये पॉइंट कहा था कि अगर आप लिक्विड को ट्यूब के अंदर भेजते हो, इनसाइड द ट्यूब, अ लिक्विड इनसाइड ट्यूब, टायर का ट्यूब लेते हैं और टायर ट्यूब के अंदर लिक्विड, और यहाँ पर कोई पॉइंट 1 चूज कर ले और यहाँ पर कोई पॉइंट 2, क्या ये पॉइंट कनेक्टेड है? क्या Yes, कोई sir. ऐसा रास्ता है लिक्विड से हो करके आप 1 से 2 पहुंच सकते हो, आप डाउन हॉरिजॉन्टल करते हो? यस सर। Yes, sir. तो आप पॉइंट 1 को रेफरेंस माना, हॉरिजॉन्टल डाउन, हॉरिजॉन्टल डाउन, हॉरिजॉन्टल। तो अगर यहाँ पर प्रेशर P1 था तो हॉरिजॉन्टल बढ़ने पर वो P1 ही रहेगा, डाउन जाने पर वो बढ़ेगा, मान लिया H1, तो ये हो गया P1 प्लस रो जी H1। फिर हॉरिजॉन्टल गए, नो चेंज, प्रेशर विल बी P1 प्लस रो जी H1। फिर वर्टिकल है P1 प्लस रो जी H1 प्लस रो जी H2।
फिर हॉरिजॉन्टल गए और पॉइंट 2 पहुंच गए, तो ये चीज P2 हो गई। जिस पॉइंट पर पहुंच गए वहां के प्रेशर के बराबर आ गया। और एक्चुअली H1 प्लस H2 अगर आप देखोगे तो ये 1 से 2 का डायरेक्ट डिस्टेंस है, ये वाला 1 से 2 का ये डायरेक्ट डिस्टेंस कैपिटल H आ जाएगा, नहीं? यस सर। यस यस सर। तो इसी को तो कंसेप्ट कहते हो यार कि P अगर 1 और 2 कनेक्टेड है और सेम लिक्विड में है, तो यहाँ पर कैपिटल H का क्या मतलब हुआ? पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच वर्टिकल Vertical. सेपरेशन, वर्टिकल सेपरेशन। भले भले वर्टिकली ये लिक्विड से कनेक्टेड नहीं है, वर्टिकली पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 लिक्विड से कहां कनेक्टेड है? यहाँ तो एयर है बीच में। पॉइंट 1 पॉइंट 2 कैसे भी करके लिक्विड से कनेक्ट हो जाए, बस ये रिलेशन काम कर जाएगा। क्लियर? यस डन? बोलो, ग्रेविटी कंसेप्ट डन हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, सर 1 मिनट नोट करने दीजिए। कर लो बच्चा, कर लो। 11th पे के नोट्स में भी है, लेकिन हो सकता है तब ना समझ आया हो। यस सर, कराया था आपने। तब नन्हे मुन्ने 4-5 एग्जांपल देके करा। जी, लेकिन आप उसको समराइज कर, अप डाउन थ्योरी को माइंड में रखिए, अप डाउन थ्योरी है ना, ये ऐसे बोलते हैं इसको। यस सर। अब ट्यूब वाला एग्जांपल, जैसे हम लोग कहते हैं कि यू ट्यूब के अंदर लिक्विड है। अब ये हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल के फॉर्म में लेंगे, और ऐसा क्वेश्चन तुमको अपनी असाइनमेंट में मिल जाएगा, सरफेस टेंशन की असाइनमेंट में या और किसी लिक्विड के असाइनमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, कुछ कंसेप्ट्स हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि पढ़ा होगा ऑलरेडी, मतलब डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको समझाना है खाली। जैसे अगर हमने एक ट्यूब लिया, एक नैरो साइड है और एक वाइडर है, ये नैरो और ये वाइड है। नैरो साइड R1 रेडियस है और वाइडर साइड R2 रेडियस है, और लिक्विड फिल किया गया है इसमें, लेकिन सरफेस टेंशन कंसीडर कर रहे हैं अभी। सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है कि किसी भी वर्टिकल ट्यूब में जब आप लिक्विड भरोगे तो वो एक मेनिस्कस फॉर्म करेगा। ये तो आइडिया है ना? यस सर। यस सर। तो ये राउंड ट्यूब है, राउंड ट्यूब, टेस्ट ट्यूब टाइप की, टेस्ट ट्यूब करके ये राउंड ट्यूब है, सिलिंड्रिकल ट्यूब कहते हैं इनको। और सिलिंड्रिकल ट्यूब में स्फेरिकल मेनिस्कस बनते हैं, सिलिंड्रिकल ट्यूब में मेनिस्कस स्फेरिकल बनेंगे। तो अगर इसके अंदर हम कोई लिक्विड फिल करेंगे तो वो लिक्विड यहाँ पर स्फेरिकल मेनिस्कस बनाएगा इस तरफ, और दूसरे साइड पर भी कुछ स्फेरिकल मेनिस्कस बनाएगा। फिलहाल तो मैं रैंडमली हाइट को दिखा रहा हूं, बट ये भी आपको बताना पड़ता है कि किस तरफ लिक्विड कॉलम ज्यादा हाइट पे होंगे, नैरो साइड पर या वाइडर साइड पर, सरफेस टेंशन कंसीडर करने के बाद। और ये दोनों तरफ की ट्यूब ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, बोथ आर ओपन टू एटमॉस्फेयर। बोलो। यस सर। ठीक है, पहले तो एक रिलेशन याद दिलाएं, इस मेनिस्कस के रेडियस में और ट्यूब के रेडियस में एक रिलेशन चलता है। cos थीटा cos होगा। थीटा cos थीटा इक्वल्स टू मेनिस्कस रेडियस अगर हम कैपिटल आर से लिखते हैं, और जिस ट्यूब में लिक्विड है, कैपिलरी वाले चैप्टर मिलेगा आपको, कैपिलरी वाले में, और ट्यूब रेडियस अगर आप स्मॉल आर कहते हो और कांटेक्ट एंगल थीटा कहते हो, तो इनके बीच जो एक रिलेशन चलता है ना यार, प्रॉपर नोट्स को रेफर कर लेना एक बार फिर से।
कुछ ऐसा नहीं था यार, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। यस सर। यस सर। तो ये भी अपना रिवीजन का कंसेप्ट है। ट्यूब रेडियस, मेनिस्कस रेडियस और कॉन्टैक्ट एंगल के बीच ये रिलेशन चलता है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। राइट। और मेनिस्कस का एक और कंसेप्ट है, मतलब थ्योरी पॉइंट्स अलग करना। थ्योरी पॉइंट्स आप चाहो तो अलग पेज पे कहीं लिख सकते हो, जिनके एप्लीकेशंस हुआ करते हैं। एक तो इस कंसेप्ट का कई बार यूज होता है, और एक मेनिस्कस के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस का भी एक रिलेशन आता है ना, उसका भी यूज करा करते हैं हम। ये थियोरेटिकल कंसेप्ट्स में आ रहा है कि अगर हम कोई स्फेरिकल मेनिस्कस बनाए तो मेनिस्कस के कॉनकेव साइड पर, मेनिस्कस के कॉनकेव साइड का प्रेशर अगर P1 और मेनिस्कस के कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर P2 हो और इसका रेडियस R हो, लेकिन मेनिस्कस स्फेरिकल होना चाहिए, तो इनमें भी एक रिलेशन है जिसको भी सरफेस टेंशन के कैपिलरी राइज वाले आर्टिकल में P1 माइनस P2 इक्वल टू 2 टाइम्स सरफेस टेंशन कैपिटल S अपॉन रेडियस। ठीक है, अगर रिवाइज किया हुआ तो ये भी याद आ जाएगा आपको। याद है सर। यस सर। आगे क्या है सर? यस सर। तो सुबह मेरा काम सिर्फ ये है, देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को याद दिला दूंगा एक जगह पे, और इससे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। यस सर। लेकिन ये स्फेरिकल मेनिस्कस के लिए होता है, और स्फेरिकल मेनिस्कस बनती है राउंड ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब जो होती है। मतलब मेनिस्कस की ज्योमेट्री डिसाइड होती है लिक्विड को स्टोर किस में किया है तुमने। अगर लिक्विड दो पैरेलल प्लेट के बीच में स्टोर होता है तो सिलिंड्रिकल मेनिस्कस बनता है, और सिलिंड्रिकल मेनिस्कस के कॉनकेव और कॉन्वेक्स का डिफरेंस में ये 2 नहीं आता। यहाँ पर सिलिंड्रिकल मेनिस्कस के दोनों तरफ प्रेशर डिफरेंस में सिर्फ S अपॉन R रहता है, 2 नहीं आता यहाँ पर। तो मतलब मेनिस्कस स्फेरिकल बनना है कि सिलिंड्रिकल बनना है, ये डिपेंड करता है कि लिक्विड का कांटेक्ट हो किसके साथ रहा है। राउंड ट्यूब, जो लैब की टेस्ट ट्यूब होती हैं उनकी बात कर रहे हैं, जिसको कैपिलरी ट्यूब भी कहते हैं, उनमें स्फेरिकल मेनिस्कस है, उनके लिए प्रेशर डिफरेंस 2S/R रखेंगे आप। और अगर दो पैरेलल प्लेट के बीच में लिक्विड है तो सिलिंड्रिकल मेनिस्कस बनते हैं, उनके प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू S/R है, उसको भी हम एक न्यूमेरिकल में भी ले लेंगे। और इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला भी होता है 1/R1 + 1/R2 करके प्रेशर डिफरेंस का। यस सर, क्वेश्चंस में था। हाँ, तो अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, जब आएगी तो उसको भी डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को यहाँ पे टच करने का पर्पस मेरा ये है कि ये भी तो अल्टीमेटली प्रेशर डिफरेंस ही बता रहा है आपको। ये कंसेप्ट भी तो ये बता रहा है कि दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर का डिफरेंस है। तो प्रेशर डिफरेंस सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नहीं है, प्रेशर डिफरेंस का एक कॉज सरफेस टेंशन और मेनिस्कस भी है। ग्रेविटी तो है ही, मेनिस्कस और सरफेस टेंशन भी प्रेशर के वेरिएशन का कॉज है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करें अब आगे। यस सर। यस सर। इसमें इस तरफ H1 डिस्टेंस है और इस तरफ H2, और सेम लिक्विड फिल करा है हम लोगों ने, और इसके जस्ट ऊपर हमारा प्रेशर P1 है और इसके जस्ट ऊपर प्रेशर की वैल्यू P2 है। ये इधर P1 कर दें, इधर P2 कर देते हैं, यहाँ P1 यहाँ P2। लगा दो अप डाउन थ्योरी। अप डाउन थ्योरी और मेनिस्कस थ्योरी मिक्स हो गई अब। तो पहले तो आप मेनिस्कस के दूसरे साइड जाओ, पहले तो आप यहाँ सरफेस टेंशन का कंसेप्ट लगाओ, प्लस या माइनस। इस पॉइंट के प्रेशर को क्या लिखें? P1 में प्लस करेंगे, -2SR। माइनस
सर 2s बाय कौन सा रेडियस, ट्यूब का या मेनिस्कस का? मेनिस्कस। मेनिस्कस। कैपिटल R1, और कैपिटल R1 को स्मॉल r1 से निकालना पड़ेगा इस हाँ, फॉर्मूले का यूज, इसका यूज करके। उसके लिए क्वेश्चन में कॉन्टेक्ट एंगल दिया होगा मुझे। इसके बाद इस पॉइंट से हम नीचे आए, ठीक है, इस पॉइंट से हम नीचे आ गए, और जरूरी नहीं कि आप पूरा नीचे आओ, देखो जरूरी नहीं कि पूरा नीचे आइए। अगर हम इनमें हाइट डिफरेंस डेल्टा एच मान लें तो एक जंप थ्योरी भी होती है, जंप थ्योरी। ये सब नाम ना डराने के लिए बोल रहे हैं। आप डेल्टा एच ही नीचे आओ, डेल्टा एच नीचे आओ, कितना प्रेशर लिखोगे यहाँ पर डेल्टा एच नीचे आकर के, इस पॉइंट से, इस पॉइंट के बाद जब डेल्टा एच नीचे गए, डाउन जा रहे हो, डाउनवर्ड, प्लस करें कि माइनस प्लस करें? रो जी डेल्टा एच, तो -2s बाई r1 और प्लस रो जी डेल्टा एच, ठीक है। यस सर। यस सर। इसके बाद जंप थ्योरी, कि जंप करके यहां चले जाओ, क्या कोई फर्क पड़ेगा प्रेशर में? ये दोनों सेम Yes, लिक्विड sir. के पॉइंट, सेम लिक्विड के पॉइंट्स हैं हॉरिजॉन्टल लेवल पर, यस यानी यहां पर कितना प्रेशर लिखोगे आप? सर इस ये point यही का P1 सर एक P2 के रिलेशन में और उन दोनों को इक्वेट कर देंगे। P1 माइनस 2s बाई r1 प्लस रो जी डेल्टा एच, सही है चीज? ये सर। यस सर। आप डाउन जंप ये सब मतलब नाम बोल रहा हूँ आपको, फीलिंग को पकड़िएगा आप, है ना, भावना समझिए इसकी, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं आपको। और उसके बाद मेनिस्कस के दूसरे साइड पहुंच गए, इसके बाद दूसरे साइड मेनिस्कस के आगे, तो कॉन्वेक्स से कॉनकेव साइड पर जाओगे तो प्लस कर दीजिए, तो यहां से हम P2 वाली साइड पर आए, सो P2 मस्ट बी इक्वल टू P1 माइनस 2s अपॉन r1 प्लस रो जी डेल्टा एच, और आगे ये कॉन्वेक्स साइड पर हो आप, कॉनकेव साइड पहुंच रहे हो सर प्लस 2s Plus 2s अपॉन by R2, बाय कैपिटल R2, और ये कैपिटल R1 और कैपिटल R2 को हम यहां से निकालेंगे भाई, दोनों तरफ के ट्यूब रेडियस और दोनों तरफ के कॉन्टेक्ट एंगल का यूज करके। है जी, वॉइस क्रैक कर गई यार, किसी और ने सुन लिया हो तो बता दो भाई, इनकी वॉइस हम तक पहुंच नहीं पाई पूरी। नहीं सुनने में, मेरी आवाज ही नहीं पहुंची क्या? सर आपकी सर वॉइस आपकी आवाज आ की रही है सर, क्रैक उसकी है। तो सुनाई ही नहीं दी। ये ट्रांसमीटर सही करो अपना। चलेगा ये टॉपिक, बताओ ठीक है अभी, मतलब आपका पर्पस पूरा हो रहा है रिवीजन का, या मतलब नहीं तो फिर डिटेल में चलना पड़ता है यार, वो बोरिंग है थोड़ा सा। हो रहा है सर, हो रहा है। सर सही। ठीक है, तो ये हो गए, इस तरीके से कंसेप्ट्स आते हैं। आप मतलब हॉरिजॉन्टली जंप कर सकते हो, एक साइड से दूसरे साइड जंप कर जाओ, सेम लेवल पे कूद जाओ, क्या फर्क पड़ता है? प्रेशर यहाँ से यहाँ बदलेगा तो है नहीं। सर हम्म, सर वो जो ऊपर स्मॉल R2 लिखा है और ये नीचे कैपिटल R2 लिखा है, ये सेम है? नहीं भैया, स्मॉल आर का मतलब जो टेस्ट ट्यूब लिया था उसका रेडियस है, और कैपिटल आर का मतलब इसके अंदर जो स्फीयर जैसा मेनिस्कस बना है उसका है रेडियस, इस मेनिस्कस का रेडियस है। ये मेनिस्कस पार्ट ऑफ स्फीयर होते हैं, जैसे लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ते हो, तो ये एक स्फेरिकल सरफेस का पार्ट होता है। अगर पूरा स्फीयर बनाओगे तो ऐसा कुछ बनता है ये। इसके रेडियस को R2 कह रहे हो। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर सरफेस टेंशन अवॉइड कर देते तो आसान सा रिलेशन हो जाता है। अगर आप कहते क्वेश्चन में कि नेग्लेक्ट सरफेस टेंशन, इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। तो भाई
एस को 0 कर देना। आगे बढ़ते हैं। बहुत फास्ट रिवाइज में सारा टॉपिक कर दूंगा, ये गारंटी है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चंस के लिए तुम्हें अपनी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। मैनोमीटर का जो कंसेप्ट होता है उसमें आप ये बोलते हो कि एक गैस चैम्बर है, उस गैस चैम्बर से हमने कुछ कनेक्ट कर दिया और ऐसे ट्यूब लगा दी, यू ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर, और इसमें लिक्विड भर दिया, और लिक्विड का लेवल इस तरफ कम होता है और दूसरे साइड पर ज्यादा हो जाता है। ऐसा कुछ करते हो? कुछ ऐसे चलता है। यस सर। तो इसमें ये जो हाइट डिफरेंस होता है ना डेल्टा एच, कैसे निकालोगे? ये डेल्टा एच जो हाइट डिफरेंस है, कई सारे क्वेश्चन में आपको हाइट डिफरेंस के न्यूमेरिकल मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो ये बताओ, यहाँ पर प्रेशर ऑफ द गैस पढ़ा हमने, पी ऑफ गैस। आगे बढ़े, नीचे आए, गैस है तो प्रेशर वेरिएशन अवॉइड कर दिया, यहाँ पर भी पी ऑफ गैस हो गया। प्रेशर वेरिएशन गैस का हमने कंसिडर करना ही नहीं है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है? यस सर। और अगर हम सरफेस टेंशन भी नेग्लेक्ट कर दे तो क्या डायरेक्टली जंप करके यहां पर जब पहुंचेंगे, हॉरिजॉन्टली जंप कर जाओ, सेम प्रेशर बोल सकते हैं? यस सर। यस यस सरफेस टेंशन नेग्लेक्ट कर दिया हमने, तो नहीं तो क्या होगा, यहाँ मेनिस्कस बन जाएगा। तो अगर यहाँ मेनिस्कस बन जाएगा तो उसको इनकॉर्पोरेट कर लोगे कैसे? -2s/r। तो यहाँ P -2s/r करना, अदरवाइज प्रेशर ऑफ गैस को आप हॉरिजॉन्टली क्रॉस कर जाइए सेम लेवल पर, नीचे जाने का मतलब है। और फिर यहां से ऊपर उठो, यहां से ऊपर उठे डेल्टा एच, तो अप जाने पर क्या करें, प्लस की माइनस? माइनस माइनस माइनस। तो माइनस रो जी डेल्टा एच, और हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान रहे हैं। सर इसको एटमॉस्फेयर से इक्वेट कर देंगे। बस खत्म। अब इस मेथड से ना आपको बहुत सारे फॉर्मूले रिड्यूस हो जाएंगे, आपको याद नहीं रखनी है कुछ, प्रेशर वेरिएशन के कंसेप्ट्स में क्लैरिटी आ जाएगी। इवन फ्लूइड डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल में, जैसे वेंचुरी मीटर के न्यूमेरिकल आते हैं, जिसमें लिक्विड फ्लो होता है, मतलब किसी ट्यूब के अंदर से लिक्विड फ्लो हो रहा होता है ऐसा करके, और एक तरफ कहीं नैरो ट्यूब हो जाती है पतली सी, आजकल हवा बहुत चल रही है भाई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है पूरी है। यस सर। आज तो Yes, ज्यादा sir. ही थी। कभी आप में से कुछ लोग अगर मतलब घर में रहते हैं, घर ही में सभी लोग रहते हैं, कुछ लोग क्या मतलब सभी लोग रहते हैं, तो कभी नोटिस करिएगा आपके जो कमरे के अंदर एयर है और कमरे के बाहर का जो एयर है ना, आप कभी दरवाजा खोलो और छोड़ दो, अगर वो ऑटोमेटिक बंद होने वाला दरवाजा है, तो जैसे ही छोड़ोगे बाहर की हवा इतनी तेज होती है कि दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। यस यस सर। अगर हाँ, स्पेशली अगर आप फ्लैट साइड में हो, फ्लैट वगैरह में रहते हो, और टेरेस साइड पर, बालकनी साइड पर अगर आप डोर खोलिए, अपने आप बंद हो जाएगा। तो क्या है, एक तरफ स्टैटिक एयर है और एक तरफ डायनेमिक्स वाली एयर है, एक तरफ हवा चल रही है और कमरे के अंदर हवा रुकी हुई है। इसमें क्या किया हमने, उसी टाइप का कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि कोई एक ट्यूब है जिसमें से लिक्विड फ्लो हो रहा है, इसमें बर्नौली भी लगता है साथ में, और इसमें हमने एक यू ट्यूब कनेक्ट किया और इसके अंदर कोई लिक्विड है जिसमें लेवल का डिफरेंस है,
ठीक है, इसमें लेवल डिफरेंस है। ये एचसीबी का भी क्वेश्चन है वैसे। और ऐसे करके हमने एक लिक्विड भरा और इस लिक्विड का प्रेशर दोनों तरफ का जो कॉलम डिफरेंस है, मतलब इस तरफ और इस तरफ हाइट डिफरेंस डेल्टा एच। अगर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी होगी ना तो सरफेस टेंशन दो चाहे ना दो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। डेल्टा एच दोनों तरफ का डिफरेंस है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो रो वन डेंसिटी है और जो इसे ट्यूब के अंदर है वो रो टू डेंसिटी है। लिक्विड से अलग अलग है। रो वन फ्लोइंग लिक्विड है और रो टू स्टैटिक लिक्विड है, ट्यूब के अंदर बनता है। डिफरेंस है इनमें। फ्लूइड डायनेमिक्स कहता है आपसे, फ्लूइड डायनेमिक्स, कि अगर लिक्विड फ्लो करेगा ना, वो बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है कि यहां पर प्रेशर की वैल्यू और यहां पर प्रेशर की वैल्यू अलग अलग है। एक को P1 मान ले और एक को P2 मान ले। ये डिफरेंस उससे आता है, क्या बोलते हो, बर्नौली वाले और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से निकलता है। आपको आइडिया इसके बारे में? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. एरिया में डिफरेंस है तो एक कंसेप्ट लगाते हैं कि A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, Yes, sir. और एक बर्नौली वाला प्रिंसिपल यूज करते हैं। Yes. बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप P1 हो, यहां तक तो लिक्विड है, ऊपर एयर है, लिक्विड यहां भी है, लिक्विड यहां भी है, बीच में हवा है, क्या प्रेशर वेरिएशन लोगे यहां पर एयर वाले पोर्शन में? नो सर। No, नो sir. सर। ये हो गया P1। Yes. सरफेस टेंशन भी अवॉइड कर ले रहे। हमने एक एग्जांपल में आपको कंसीडर करके दिखा दिया है, उसका फर्क सिर्फ इतना होगा कि इसमें -2s/r करना पड़ेगा तुम्हें। तो अगर हम सरफेस टेंशन कंसीडर ना करें तो हॉरिजॉन्टली क्रॉस कर गए, इधर कितना प्रेशर आ गया? P1। P1, और उससे डेल्टा एच ऊपर चले गए। क्या ले दिया? P1 माइनस Sir, रो P1 Minus rho minus G rho delta G H. delta H. P बराबर। equals P2। यहाँ कौन सा रो? यहाँ कौन सा रो? रो टू। रो रो 1 टू। Rho 2. रो 2 रो 2। रो टू, ये पॉइंट से ऊपर जा रहे हो, रो टू डेंसिटी है यहाँ। यस सर। और P1 माइनस P2, अगर यहाँ पर लिक्विड V1 स्पीड से फ्लो करे और यहाँ पर लिक्विड V2 स्पीड से फ्लो करे, तो आप डायनेमिक्स के प्रिंसिपल लगाते हुए ये भी कह सकते हो कि P1 माइनस P2 विल बी हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये बर्नौलीज के थ्रू आ जाएगा, एज्यूमिंग sir. कि ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पर है। मतलब ये Yes, sir. हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ फ्लो हॉरिजॉन्टल है, ये मान के चल रहे हैं। जिस ट्यूब में ये फ्लो हो रहा है ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, बताओ यस सर। Yes, sir. यस सर। यहाँ कौन सा रो? सर रो 1। Rho 1. रो 1। इसी में लफड़ा हो जाता है, जल्दीबाजी में दोनों रो कैंसिल, कहानी खत्म। ऐसा हजम। मतलब अगर आपकी देखो ये प्रेशर वेरिएशन का कंसेप्ट क्लियर कर लिया, एक बार समझ लिया अच्छी तरीके से ना, तो डायनेमिक्स और स्टैटिक हर जगह पर आपको ये एक कंसेप्ट से तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, एटलीस्ट इसमें गलती नहीं होगी। भले आर्किमिडीज ना लगा पाओ, बर्नौली भी प्रेशर वेरिएशन का ही कंसेप्ट है, सरफेस टेंशन भी प्रेशर वेरिएशन का कंसेप्ट है, ग्रेविटी भी प्रेशर वेरिएशन का कंसेप्ट है। इन सब का एक ही पर्पस है, फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर डिफरेंस बताना। तो प्रेशर डिफरेंस के 3 कॉज हो गए अब, ग्रेविटी, सरफेस टेंशन एंड फ्लो ऑफ लिक्विड। बर्नौली ये भी प्रेशर डिफरेंस ही बता रहा है, और क्या बता रहा है?
एक प्रेशर डिफरेंस मेनिस्कस बनने की वजह से है, एक प्रेशर डिफरेंस ग्रेविटी की वजह से है, और एक प्रेशर डिफरेंस लिक्विड के फ्लो करने की वजह से। इसी कंसेप्ट को और एक्सटेंड कर दो, तो जिनका कंसेप्ट क्लियर है थ्योरेटिकली उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको इनक्लाइंड फ्लो ऑफ मान लेते हैं, जिस फ्लो जो ट्यूब है वो इनक्लाइंड हो गई, ऐसे फ्लो हो रहा लिक्विड इनक्लाइंड ट्यूब में, और इससे हमने वो यू ट्यूब कनेक्ट कर दिया अपना, वो वर्टिकल है, वो इंक्लाइंड नहीं हो सकता। क्या लगाएंगे यार कंसेप्ट? इधर लिक्विड भरा हमने, इधर भी लिक्विड भरा, और दोनों लिक्विड्स के हाइट डिफरेंस की वैल्यू डेल्टा एच है। ठीक है जी। और डायनेमिक्स की वजह से, मतलब बर्नौली वाले कंसेप्ट की वजह से, यहाँ पर लिक्विड की स्पीड v1 है, और डायनेमिक्स की वजह से यहाँ पर स्पीड v2 है। प्रेशर ऑब्वियसली अलग होंगे, बर्नौली इक्वेशन भी अपने आप में कम थोड़ी है किसी से। सो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू P1 और यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू P2। ये दोनों अलग अलग लिक्विड्स हैं। जो ट्यूब के अंदर है वो रो 2 मान लेते हैं, और जो फ्लो कर रहा है वो रो 1 है। जो लिक्विड पाइप के अंदर फ्लो है वो रो 1 है, जो ट्यूब में है वो रो 2 है। और इंक्लाइंड ट्यूब है तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में भी डिफरेंस है हाइट का, पॉइंट 1 पॉइंट 2 के बीच में भी हाइट डिफरेंस, ये डेल्टा H1 है और ये डेल्टा H2 है। अब आप लोग बताओ क्या आएगा, बहुत देर से बोल रहा हूँ, समझ आया हो तो बताओ जल्दी से। सर जब बर्नौली थ्योरम्स लगाते हो तो उसमें एक रो जी डेल्टा एच का टर्म और आ जाएगा, मतलब बर्नौली वाले में ये सर। पहले हम अपना जो अप डाउन थ्योरी है वो लगाएं। P1 से नीचे आओ, पहले यहां तक तो P1 दिखा सकते हैं ना? यस सर। यहां तक दिखा सकते हैं P1, यस और सरफेस टेंस, और यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं? ये पूरा यहाँ तक एयर या गैस है, उसमें आप प्रेशर कंडीशन बाहर क्या दिखाओगे? P2 और क्रॉस कर जाओ, P2 से क्रॉस करके इधर आ जाओ, ये भी P2 हो गया, और P2 से ऊपर बढ़ जाओ, यानी कि P2 माइनस रो 2 G डेल्टा H2 इज इट इक्वल टू P1? यस सर। यस सर। और दूसरा रिलेशन P1 P2 का बताओ बर्नौली के साथ। सर P1 minus P2 equal to half rho 1 V2 square minus half rho 2 half rho 1 V1 square plus rho 1 G delta H1। हाँ, मतलब P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, इसको रेफरेंस मानेंगे। बर्नौली में भी एक पॉइंट रेफरेंस मानते हैं, यहाँ वाले कंसेप्ट में भी एक रेफरेंस मानते हो, तो बर्नौली में इसको रेफरेंस मान लिया, इक्वल टू दूसरे साइड P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, और दूसरा पॉइंट डेल्टा H1 ऊपर है तो प्लस रो G डेल्टा H। यहाँ पर जो रो लेंगे वो रो 1 डेंसिटी रखेंगे बर्नौली में, क्योंकि बर्नौली फ्लोइंग लिक्विड्स में लगाते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो नो सर। सर। नो सर। लेकिन बर्नौली में रेफरेंस पॉइंट के ऊपर जाने पर प्लस किया है आपने, वो GH प्लस किया है, और यहाँ वाले कंसेप्ट में रेफरेंस के ऊपर जाने पर माइनस करते हो, क्योंकि बर्नौली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर काम करता है, और ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। बर्नौली प्रिंसिपल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक रहेगा ना ये चीज? साइन में तो Yes, प्रॉब्लम sir. नहीं आएगी प्लस माइनस में, है ना? नो सर। तो ये आप उसमें यूज करते हो, वेंचुरी मीटर वाले आर्टिकल्स में लगता है यार ये। यस सर। हम्म।
नोट कर चुके हैं? यस सर। यस सर। यस सर। और एक कंसेप्ट लिखा नहीं है, वो ये होता है A1 B1 इक्वल टू A2 B2 कॉल्ड एज कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वो डायनेमिक्स में यूज की जाती है। अच्छा, अब क्या करते हैं ना, ये सब तो हो गया ग्रेविटी, सरफेस टेंशन और डायनेमिक्स, तीनों के प्रेशर वेरिएशंस के कंसेप्ट। प्रेशर वेरिएशन कंटेनर के एक्सेलरेशन से भी आता है। प्रेशर वेरिएशन इन एक्सेलरेटिंग कंटेनर भी आता है। तो इसमें दो तरीके से आता है, एक लीनियरली एक्सेलरेटिंग कंटेनर और एक रोटेटिंग कंटेनर्स। जो लीनियरली एक्सेलरेटिंग कंटेनर्स होंगे, मतलब कि ट्रांसलेट करने वाले, तो उसमें ऐसा कहते हैं कि अगर हमारा कोई कंटेनर ट्रांसलेट करेगा विद सम एक्सेलरेशन a, तो इसमें भी एक कंसेप्ट था 11th में, वो था लिक्विड के फ्री सरफेस का कंसेप्ट। ओरिएंटेशन ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, इसका भी कंसेप्ट हुआ करता है। और कंसेप्ट ये होता है, जहां मैं कंसेप्ट बोल रहा हूँ कायदे से नॉर्मल को डिफाइन करने में आता है। हाँ जी, नहीं वो तो ठीक है बच्चा, मैं ये जो बोल रहा हूँ, जहां मैं कह रहा हूँ कि ये कंसेप्ट है, कायदे से होना ये चाहिए कि ये चीज आपकी अलग डायरी में कहीं लिखनी चाहिए आपको। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि 5 to 10 मिनट्स का चैप्टर रिवीजन करो, चैप्टर रिवीजन 5 to 10 मिनट्स, तो वो तभी पॉसिबल है जब ये चीज आप कहीं अलग नोट करें। शॉर्ट नोट सर। हाँ, शॉर्ट नोट्स, वो 10-15 मिनट से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। तो मैं इस कंसेप्ट को खोला, बाकी सब तो मैं इसको डिटेल में लूंगा, लेकिन ये कंसेप्ट है which is orientation of the free surface of liquid must be perpendicular to G effective. And now what is G effective? So G effective called as resultant of gravity plus minus times acceleration of the container. मतलब pseudo action कह सकते हो, pseudo force लगाना होगा। तो pseudo force A के अपोजिट लगता है। बिकॉज अगर इस कंटेनर में लिक्विड है तो वो किसके फ्रेम में स्टैटिक होगा? कंटेनर कंटेनर के। तो कंटेनर के फ्रेम में गए तो स्यूडो फोर्स तो लगेगा ना उस लिक्विड पार्टिकल पर। यस। और स्यूडो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट जाता है, इसीलिए इसको जी इफेक्टिव बोलते हैं। इस प्रॉब्लम में जी इफेक्टिव किधर आएगा? रिजल्टेंट ऑफ जी वेक्टर एंड द नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर। ग्रेविटी वेक्टर और कंटेनर के एक्सेलरेशन का नेगेटिव का रिजल्टेंट डाउनवर्ड लेफ्ट साइड में आएगा। देख लेते सर हैं। लेफ्ट डाउनवर्ड। तो वेक्टर जी नीचे और माइनस ए लेफ्ट होगा, ए का अपोजिट, और इनका रिजल्टेंट बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये जी इफेक्टिव है। ये एक लाइन में सारा कंसेप्ट बोल दिया आपको। इसके 90 डिग्री पर लिक्विड की सरफेस आएगी बस, यानी पूरा वाटर ऐसे स्टोर होगा परपेंडिकुलर टू जी इफेक्टिव। ये एंगल बनेगा 90। ठीक है जी। फ्री सरफेस इंक्लाइंड हो जाएगी। Yes. और फ्री सरफेस का इंक्लिनेशन चेक करने के लिए आप सिंपली पहले इफेक्टिव ग्रेविटी देखो और उसके 90 डिग्री पर फ्री सरफेस को ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है बच्चा, बोलो। यस यस सर। और अगर ये थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हो, फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल नीचे गया हो, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल नीचे, तो कुछ मैथमेटिकल प्रूविंग की जा सकती है। ये थीटा बनेगा तो यहाँ पर ये एंगल थीटा बनेगा अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टीज से। अगर ये थीटा बनेगा तो ये भी थीटा बन जाएगा। आप ये प्रूफ कर सकते हो कि जी और जी इफेक्टिव के बीच में थीटा एंगल बनेगा।
Yes, sir. तो और tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो A/G करके। ये तुमको समझना पड़ेगा यार, जी इफेक्टिव का लॉजिक। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका। ये फ्री Yes, सरफेस sir. कैसे, Yes, sir. फ्री यस सरफेस, सर यस ये कंसेप्ट था, ये इसका एप्लीकेशन था। अब मैं एप्लीकेशन और दिखा दे रहा हूँ। कंसेप्ट यही है। अब इसके आप न जाने कितने क्वेश्चन फॉलो। कंटेनर के पास दोनों कंपोनेंट्स हो एक्सेलरेशन के, इट इज एक्सेलरेटिंग इन द एक्स डायरेक्शन एज वेल एज इन द वाई डायरेक्शन। इट हैज एक्सेलरेशन इन बोथ डायमेंशंस। क्या करेंगे? पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल। देखो ना जी इफेक्टिव कंसेप्ट है, जी डाउनवर्ड और दोनों कंपोनेंट का स्यूडो ले दो, दोनों का स्यूडो करो तो जी ए वाई का सर जब जी प्लस नेगेटिव ए वाई। जी प्लस ए वाई हो जाएगा ये, Yes, sir. यस सर और ए एक्स का नेगेटिव कुछ इस तरफ आ जाएगा रिजल्टेंट, इधर आएगा रिजल्टेंट, और इसके 90 डिग्री पर फ्री सरफेस। तो अगर फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल से थीटा है, जो कि जी इफेक्टिव और वर्टिकल के बीच का एंगल होता है, तो tan थीटा क्या हुआ? बुरी है tan थीटा सर की ए वैल्यू अपॉन जी प्लस ए वाई। ax अपॉन जी प्लस, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो आप लोग क्या करते हो, नोट्स में ये सब डाल देते हो, शॉर्ट नोट्स बनाते हो, ये भी लिख लेते हो उसी में। वो शॉर्ट नोट्स फिर से वही डिटेल हो गए भाई। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये कंसेप्ट ये हो गया। अब इसकी आप एप्लीकेशन करते रहो। ठीक है, यस सर। Yes, sir. बने। और देखो जी, एक तो फ्री सरफेस का कंसेप्ट होता है, इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव आते हैं। आपसे पूछते हैं कि फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर होगा, या किसी भी लाइन से कितने एंगल पर होगा, मतलब उसका एंगल वैंगल। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजनी चाहिए, जी इफेक्टिव कहाँ है, और उसके परपेंडिकुलर फ्री सरफेस दिखा देंगे। और इसके पीछे असर्शन रीजनिंग ये होती है कि आइडियल लिक्विड कैन नॉट हैव shear stress। बल्क तो हो सकता है इसमें, shear stress होता है सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाने पर। shear stress मतलब फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेस इस टाइम पर आपसे बेटर कौन समझ सकता है? एकेडमिक स्ट्रेस है Yes, sir. काफी ज्यादा काफी ज्यादा। और स्ट्रेन क्या है इस समय? उस स्ट्रेस की वजह से आपके साथ क्या क्या हो रहा है? मेंटल डिसबैलेंस, सर बहुत कुछ हो रहा है। इरिटेशन, नींद ज्यादा आ रही है। ये हाँ तो स्ट्रेन है। नींद उस ज्यादा आ रही स्ट्रेस, थी। हाँ मतलब स्ट्रेस का आउटकम स्ट्रेन है, और इनका रेशियो मॉडुलस ऑफ लर्निंग है। तो अब आप देख लो कि आपका मॉडुलस ऑफ लर्निंग ज्यादा है या मॉडुलस ऑफ लर्निंग कम है। सर मॉडुलस ऑफ लर्निंग को ज्यादा करने के लिए स्ट्रेन कम करना पड़ेगा। हाँ जी, मतलब इतना एकेडमिक स्ट्रेस का मतलब जितना पढ़ाया जा रहा है आपको, इतना शेड्यूल दिया जा रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, और उसके बदले में अगर आपकी लर्निंग बहुत कम है तो आपसे ये कहा जाएगा शाबाश, आपका मॉडुलस ऑफ लर्निंग बहुत हाई है। तो आप इसमें इसमें खुश होने वाली बात नहीं होती है कोई। मॉडुलस ऑफ लर्निंग हाई का मतलब आप कुछ नहीं सीख रहे हो। ये वैसा ही है कि रबर और स्टील में स्टील की इलास्टिसिटी ज्यादा है, Yes, मतलब sir. उसमें कुछ हो नहीं रहा है, उसमें Yes, डिफॉर्मेशन नहीं आएगा उसमें।
खैर, ये भी इसलिए बता दें कि कभी कभी पेपर का पैटर्न बदल भी सकता है। अब इसमें क्या कंसेप्ट लगाते हैं, प्रेशर वेरिएशन को लेकर के क्या कंसेप्ट लगाते हैं, ये तो हो गया फ्री सरफेस का नेचर। अब दूसरा कंसेप्ट एक्सेलरेशन के साथ प्रेशर वेरिएशन का रूल क्या है, रूल ऑफ प्रेशर वेरिएशन विथ एक्सेलरेशन, वो ये है dp इज इक्वल टू, मतलब मैं इसका पहले वर्ड्स में लिख दे रहा हूं, ऑन मूविंग dx, या आप डिस्टेंस dr लिख लो, dx लिख लो, dy लिख लो, जो अच्छा लगे वो लिख लो। ऑन मूविंग dx along acceleration, मतलब parallel to the acceleration, the change of pressure dp will be the change of pressure minus rho a dx। बस ये कंसेप्ट है। चेंज इन प्रेशर इज माइनस रो ए dx। इतना सा कंसेप्ट आपके नोट्स में कहीं होना चाहिए। नेचुरली अगर आप अगेंस्ट एक्सेलरेशन जाओगे तो ये माइनस डिसअपियर हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, बोले यस कंसेप्ट ये हो गया। अब इसका एप्लीकेशन वो नोट्स में नहीं जाएगा, वो समझने वाला काम होता है। तो हम क्या कर रहे हैं यार, हमने लिया एक बड़ा सा क्लोज कंटेनर, ये डायग्राम तिरछा बन रहा है मुझे लग रहा है कुछ, बोर्ड ही टेढ़ा रखा हुआ है यार, चल में कोई बात नहीं। तो हमने लिया यार एक कंटेनर, उसके नीचे लगा दिए पहिए और उससे कहा जाओ, चलने लगा वो, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है। इसके इनसाइड लिक्विड भरा है, ठीक है, और इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर बिल्कुल राइट साइड के टॉप कॉर्नर, राइट टॉप मोस्ट कॉर्नर, यहां पर हमने कह दिया कि प्रेशर की वैल्यू P1 है, और इससे L डिस्टेंस थीटा एंगल पर हमने कोई पॉइंट कहा P2 और पूछा बताइए P2 की क्या वैल्यू बनेगी, द वैल्यू ऑफ P2। थ्योरी वही रहेगी, अप डाउन थ्योरी, लेकिन इसमें कंटेनर में एक्सेलरेशन भी है। तो एक कंसेप्ट तो ये हो गया, और एक हमारा प्रीवियस कंसेप्ट था, अभी जो आज का, प्रीवियस का मतलब सदियों पुराना नहीं, आज का ही, कि dp was rho times g into dy। अगर आप ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रहे हो तो, अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस, और ग्रेविटी के अपोजिट जाओगे तो माइनस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन लगाओ ना। P1 से डाउन जाओ, P1 से डाउन क्या करें, प्लस की माइनस, प्लस प्लस और G का कंसेप्ट लगाएंगे कि A वाला कंसेप्ट लगाएंगे, दोनों मिला दो, या तो ये रहेगा या तो ये जी। रहेगा, या हो सकता है दोनों लग जाएंगे। सर जी क्या करें बताओ, प्रेशर क्या लिखे, P1 प्लस P- G, कितना नीचे गए, L L cos cos sin theta, theta। L cos theta, cos थीटा। अब लेफ्ट जाओ, इज इट अलोंग द एक्सेलरेशन और अगेंस्ट एक्सेलरेशन, अगेंस्ट sir Against. against the acceleration, प्लस कर दो इसमें, और P1 प्लस रो जी एल cos थीटा एंड प्लस रो ए dx। तो रो ए अब कितना गए, L sin theta sin theta, बस। इसमें हॉरिजॉन्टल लेवल के दो पॉइंट्स पर सेम प्रेशर नहीं होगा, इसमें ये दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर, फिर भी इनमें प्रेशर डिफरेंस है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर। वो स्टैटिक फ्लूइड की प्रॉपर्टी बताई गई थी, ग्राउंड फ्रेम से जो स्टैटिक लिक्विड होगा उसके
2 पॉइंट्स सेम लेवल पर सेम प्रेशर फील करेंगे, 2 पॉइंट्स सेम लेवल सेम प्रेशर। बट अगर लिक्विड किसी एक्सेलरेटिंग बॉक्स में है तो 2 पॉइंट्स सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर भी होने के बाद भी अलग अलग प्रेशर फील करेंगे। दिस इज पीक। ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। तो एक तो ये कंसेप्ट आया। मैं अभी एक एक छोटे छोटे एग्जांपल दे पा रहा हूँ क्योंकि टाइम की लिमिटेशंस है। बाकी जो हम लोग प्रैक्टिस वाली जो प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे ना, क्योंकि ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि जैसे डाउट क्लास हुई या क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो उनमें जब हम इनको बोलेंगे तो ऐसा ना हो कि हमें से पहले से कभी सुना ही नहीं ये सब। और इनमें ना एक पॉइंट और होता है यार, ये जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ ना, ये लॉजिक और कैसे लगा सकते हो आप। मतलब देखिए, कंसेप्ट लिमिटेड होते हैं, प्रॉब्लम्स तो अनलिमिटेड रहेंगी रहेंगी। यही यही रूल आपका रोटेटिंग सिलेंडर में काम करेगा। अगर हम एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में उसको सिलेंडर के एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो लिक्विड का सरफेस होता है वो एक पैराबोलिक शेप में आता है। ये प्रूफ कर सकते हैं पैराबोलिक कैसे होगा ये, है ना? इसकी भी प्रूविंग है, पैराबोलिक लिक्विड होगा, इसकी प्रूविंग है। फिलहाल के लिए आप सिर्फ ये मान लो कि पैराबोला है ये, फिलहाल के लिए आपको मानना होगा ये चीज। हम कह रहे हैं यहां पर यह पैराबोला कैसे होगा आपको बता ही दे रहे, कहानी उसकी भी तो निपटाई दो आज। इस सरफेस को आप y इक्वल टू कुछ fx मान लो और ये सबसे लोएस्ट पॉइंट को ओरिजिन मान रहे हैं 0,0। हम यहां पर कोई एक पॉइंट चूज कर लेते हैं सरफेस के ऊपर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पे है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसका डिस्टेंस x हो गया बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने y मान लिया है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द y एक्सिस, तो उससे x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। यहां पर g इफेक्टिव क्या बनेगा, कंसेप्ट वही लगेगा। देखो g इफेक्टिव वाला, तो ग्रेविटी g नीचे एंड रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगी, ओमेगा सेंट्रीपिटल। तो उसका नेगेटिव किधर आएगा? राइट। सर बाहर की तरफ। राइट, बाहर की तरफ। तो ओमेगा स्क्वायर एक्स, इनका रिजल्टेंट जी इफेक्टिव है और लिक्विड का सरफेस इसके परपेंडिकुलर है। मतलब यहां पर जो टेंजेंट बनेगा, यहां पर लिक्विड का जो टेंजेंट बनाओगे आप, वो इस जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर होगा। और अगर टेंजेंट, लिक्विड की सरफेस का टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर हो, लिक्विड की सरफेस का टेंजेंट जो कि जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर है और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है, तो tan थीटा कैलकुलस के हिसाब से dy by dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और g इफेक्टिव और g के बीच में भी थीटा एंगल बनेगा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से इसी tan थीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर x by g भी होगी। बोलिए। यस यस सर। dx उधर, dx को दूसरे साइड ट्रांसफर किया, इंटीग्रेशन वगैरह की, रिजल्ट कुछ ये बन जाएगा y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। ये आप अपने लेवल पर क्विकली देख यस सकते सर। पैराबोलिक सरफेस आ गई है। तो अगेन कंसेप्ट तो वही लगा ना, जी फैक्टर के परपेंडिकुलर सरफेस।
ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। जगह की बड़ी प्रॉब्लम यहाँ तक। शांत हो जाओ भैया, काहे। आपका है क्या? नहीं नहीं, हमको ये सब शौक नहीं है। ये बगल में ना किसी ने छेड़ दिया है। यहाँ पर देख, चलिए जी। फ्री सरफेस के बाद आते हैं प्रेशर वेरिएशन के कंसेप्ट के ऊपर। तो यहाँ पर हमने प्रेशर को लिखा पी नॉट, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। पी नॉट रेफरेंस है। अप डाउन हॉरिजॉन्टल वाली कहानी, इससे हॉरिजॉन्टली अगर मैं एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ता हूं, और ये ध्यान करते हुए कि रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स के एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल होते हैं, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है। तो हम अब अगेंस्ट एक्सेलरेशन जाएंगे तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे कि प्लस लिखेंगे? प्लस। 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 यहाँ का प्रेशर पी है मान लेते हैं, तो हमारे लिए डीपी क्या बना? प्लस, एज वी आर गोइंग अगेंस्ट एक्सेलरेशन, रो एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल के हिसाब से ओमेगा स्क्वायर आर, आर को हम एक्स मान लेंगे, और इंटू डी एक्स। प्रॉब्लम यह है कि इस बार एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं आएगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन रेडियस के साथ बदलता है। तो जितना आप एक्सिस से दूर जाओगे एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अब ये तो रोटेशन वाला कंसेप्ट आएगा ना, अवे फ्रॉम एक्सिस बढ़ने पर ए बदलेगा, यानी ए वेरिएबल क्वांटिटी हो गई। तो अब जब लिमिट्स वगैरह लगाओगे, इसको हमने रेफरेंस माना था, तो एक्स जीरो के करस्पॉन्डिंग प्रेशर पी नॉट और एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ने के बाद प्रेशर की वैल्यू पी, रिजल्ट क्या आ जाएगा? कैपिटल P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सही लिखा है? यस सर। ठीक है जी, बोलो। यस सर। यस सर। अब अगर मैं यहां से ऊपर बढ़ूं, अप डाउन थ्योरी चल रही है, अपवर्ड चलूं, जी के अपोजिट भागे, क्या लिखेंगे प्रेशर? इस पॉइंट पर, यहां पर प्रेशर क्या लिखेंगे? इस पॉइंट पर, यहां माइनस तक कर देंगे। यहाँ प्रेशर निकाल चुके हैं, अब ऊपर वाले पॉइंट पर निकालना है। माइनस कर दें? यस सर, माइनस रो जी डी बाई। यस तो जितना पहले आंसर आया था ना, पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस रो जी, अगर ये वाई डिस्टेंस ऊपर गए तो सर नीचे वाले से पुट कर लेंगे ना, y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 जी से। फिलहाल तो वाई लिखते, और वाई की ये वैल्यू पुट करके देखो जरा। पी नॉट ही आ जाएगा, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम प्रेशर पे है, और होता भी है। फ्री सरफेस आइसोबार होता है, आइसोबार। इसी को जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंडक्टर के सरफेस के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर के सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इक्वी पोटेंशियल होंगे। यस सर। ऐसे ही हाइड्रोस्टैटिक में लिक्विड के फ्री सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सब सेम प्रेशर्स पे आएंगे। कुछ भी पूछ सकते हो भाई, कंसेप्ट क्लैरिटी हो गई तो आप पूछो ना जो पूछना है, हमें क्या, कौन सा डर है वहां पर। अगर ये h डेप्थ है
और मैं कह दूं कि इससे मैं H नीचे चला गया, तो यहाँ पर कितना प्रेशर होगा इस पॉइंट पर? इस पॉइंट का प्रेशर निकालना है, यहाँ तक निकाल चुके थे आप, अब क्या करें उसमें? रो जी एच ऐड कर दें। सर रो जी किसमें? ऐड कर दें। किसमें ऐड कर दें? सो पी नॉट प्लस सर, P रो naught ओमेगा में। स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। यानी यहाँ पर आंसर बना P नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस रो जी एच, ये इस पॉइंट का प्रेशर आ गया। अब कुछ क्लैरिटी बनी कि नहीं बनी, मतलब पहले के कंपेयर में, क्लास 11 के कंपेयर में अगर अभी की बात करें तो कुछ बन रहा क्लैरिटी आपको प्रेशर वेरिएशंस के कांसेप्ट्स का? यस सर। यस सर। यस मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ के प्लस माइनस के चक्कर में आपका प्लस माइनस बिगड़े कुछ, वो तो नहीं बिगड़ेगा ना, मतलब इस कोर्स का प्लस माइनस तो नहीं बिगड़ जाएगा कहीं पर? हाँ सर। प्लस हो। आप प्लस माइनस का ध्यान रखो ना रखो, वो रखते हैं। ठीक है, बस एक रोटेशन वाला आंसर, मतलब रोटेशन वाला कंसेप्ट ऐसा है जहां पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ गया, अदरवाइज तो बाकी चीजें आसान थी ना। अगर मैं लिक्विड यू ट्यूब के अंदर डाल करके और उसको रोटेट करा दूं, लिक्विड इन यू ट्यूब एंड इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, मे बी एक साइड उसका एक्सिस है, हो सकता है इधर एक्सिस है, इधर ओमेगा से घुमा दिया, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ एल है, सर दूसरी साइड के ट्यूब में लेवल बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर लेवल ऐसे है और इधर लेवल बढ़ गया, आपने कहा बढ़ गया, सरफेस टेंशन भी डाल सकते हैं बीच में, उसका काम सिर्फ मेनिस्कस बनाने का और प्रेशर डिफरेंस को जनरेट करने का, और कोई काम नहीं। सरफेस टेंशन से डरिए मत। ठीक है, यहाँ तक सही है। यस अब हाँ, और इनमें हाइट डिफरेंस डेल्टा एच का है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सपोज दैट यहाँ पर प्रेशर पी नॉट है, इसको रेफरेंस मान लिया। अगर सरफेस टेंशन नहीं है तो आप इससे डायरेक्टली जंप करो, डायरेक्टली जंप करने पर, लेकिन डायरेक्टली जंप करने पर प्रेशर रिपीट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इससे डायरेक्टली जंप करने पर प्रेशर रिपीट नहीं कर पाओगे आप। क्यों? रोटेट कर रहा है ना सर। रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन वाले कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग एक्सेलरेशन के अगेंस्ट हैं या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जा रहे हैं? अगर राइट साइड भाग रहे हो सर अगेंस्ट। सर अगेंस्ट है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जंप तो करो, लेकिन प्रेशर बढ़ जाएगा। यस सर। प्लस और रोटेशन में ये रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 बढ़ता है, अभी पीछे करके देख चुके हो। रो एक्स स्क्वायर की जगह एल एल स्क्वायर। स्क्वायर। ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा ये दिक्कत कर सकता है, बट अभी अगर जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन का रिजल्ट से देखोगे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए ये। ठीक है। यस यस और इससे डेल्टा एच ऊपर भागो तो पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस रो जी डेल्टा एच। ठीक है, यहां तक सही है। यस यस और अगर ये सब कुछ किसी लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट में भी वर्टिकल एक्सेलरेशन ए है, तो वो कहाँ एडजस्ट होगा? जी ग्रेविटी में। जी इफेक्टिव में। जी इफेक्टिव में आ जाएगा। बस कहानी ऐसे चल रही है। सर इसमें हम लोग ने ट्यूब की जो विड्थ है सर उसको नेग्लिजिबल माना है ना सर? ये हाँ, इसको नेग्लेक्ट करते हैं, फिर मानते हैं इसको कैपिलरी ट्यूब टाइप मानते हैं इसको।
और इसको इसके जस्ट ऊपर वाले प्रेशर से कंपेयर कर देंगे P1 से। अगर इसके ऊपर प्रेशर P1 है तो इसको हम इक्वल टू P1 कर देंगे। ठीक है जी बच्चे। यस सर। यस और अगर ये इधर भी ओपन है और इधर भी ओपन है, दोनों तरफ ओपन है, तो एक्चुअली यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा और यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। बस ये लगभग ना प्रेशर वेरिएशन के कंसेप्ट्स जितने हो सकते थे हमने समराइज करके एक्चुअली कोशिश ये की थी कि सबको एक साथ लाऊं, चाहे वो सरफेस टेंशन हो, डायनेमिक्स हो या रोटेशन ट्रांसलेशन, कुछ भी हो। अभी इसी ट्यूब को किसी और एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दें। जरूरी नहीं कि एक्सिस ट्यूब के अंदर से जाए, वो तो पेपर बनाने वालों के मूड पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं फिलहाल एक्सिस यहां से जा रही है और लेफ्ट साइड इससे L1 डिस्टेंस पे है और राइट साइड इससे L2 डिस्टेंस पे है और लिक्विड कॉलम्स ऐसे ऐसे हैं कुछ। ये डेल्टा H है। क्या बनेगी इक्वेशन बताइए? इनमें मेरा सजेशन है आप एक्सिस को ही रेफरेंस मानिएगा। एक्सिस इज द रेफरेंस, इसको P0 माने। ऑलवेज चूज एक्सिस ऑन चूज द रेफरेंस ऑन द एक्सिस पॉइंट। और क्या करेंगे इसके आगे? पहले हॉरिजॉन्टली राइट जाओ, क्या बनेगा? यहाँ पर क्या लिखें? P0 रहने दें या कुछ प्लस माइनस करें? प्लस करेंगे। सब प्लस करेंगे। कितना? रो ओमेगा L2 रो रो ओमेगा ओमेगा L L2 स्क्वायर स्क्वायर बाय 2। L2 स्क्वायर अपॉन। अब इससे ऊपर जाओ, मान लो H2 ऊपर गए, सपोज करो ये टोटल हाइट H2 है, टोटल हाइट H2, तो P0 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर L2 स्क्वायर बाई 2 माइनस रो जी H2। क्लियर? यस यस सर। और अगर यहाँ सरफेस टेंशन की वजह से मेनिस्कस बना तो इसके ऊपर बढ़ने पर प्लस कर दें 2s/r प्लस 2s/r और कर लेंगे। अब इधर आओ, इस तरफ इधर L1 बढ़े तो प्लस सर P0 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर L1 स्क्वायर बाय 2 प्लस होगा, क्योंकि ये भी आप एक्सेलरेशन के अपोजिट जा रहे हो। एक्सेलरेशन हमेशा एक्सिस की तरफ होती है। एक्सेलरेशन रोटेशनल मैकेनिक्स में सेंट्रीपिटल इज ऑलवेज टुवर्ड्स द एक्सिस। और अगर ये हाइट H1 है तो ऊपर बढ़ने पर प्रेशर कितना बनेगा? यहाँ पर P0 प्लस रो ओमेगा L2 स्क्वायर बाई 2। इधर यार एक काम कर, इधर L1 होगा, सॉरी L1 और माइनस रो जी H1। ठीक है ये ओमेगा स्क्वायर। यस सर। So Yes, omega sir. का square. ओमेगा स्क्वायर होगा सर। और अगर ये दोनों तरफ एटमॉस्फेयर से खुला हुआ है, इधर भी एटमॉस्फेयर इधर भी एटमॉस्फेयर, इक्वेट इक्वेट कर इक्वेट लीजिए। कर देंगे दोनों को। और इक्वेट करके जो H2 माइनस H1 होगा वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? डेल्टा H। डेल्टा डेल्टा। बस यही कंसेप्ट हैं। सरफेस टेंशन कैसे एडजस्ट करना है वो देख लीजिए। अगर सरफेस टेंशन होता तो यहाँ पर प्लस 2s ओवर R2 और यहाँ पर प्लस 2s ओवर R1, ये मेनिस्कस के रेडियस होते हैं, जो कि ट्यूब की रेडियस और कांटेक्ट एंगल के साथ रिलेट हो जाएंगे। लिख लिया है? Yes sir. यस सर। एक लास्ट पॉसिबल केस दिखा देते हैं जो फ्यूचर में हो सकता है ऐसे क्वेश्चन भी बन जाए। सारी पॉसिबिलिटीज को दिमाग में रख करके तुम्हारा काम होगा भाई इनको रिवाइज करना। और एक कंसेप्ट को आज लॉक किया जा रहा है,
वो है प्रेशर वेरिएशन के कंसेप्ट खत्म हो गए यहाँ से। ये ट्यूब किसी एक्सटर्नल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, रोटेटिंग अबाउट सम एक्सटर्नल एक्सिस जो ट्यूब के अंदर से है ही नहीं। ये L1 डिस्टेंस पे पॉइंट है और ये L2 डिस्टेंस का पॉइंट है। बोलो जी, इनमें हाइट डिफरेंस डेल्टा एच है। क्या होना चाहिए कंसेप्ट? अरे स्पॉट कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है यार ये? तो कहीं से आ रहा होगा। बोलो भाई। सर इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा सर। अच्छा बताओ, यहाँ से स्टार्ट करो ना। यहाँ तो कुछ है ही नहीं यार, एक्सेस तो बाहर है, फर्जी है, मतलब यहाँ कोई लिक्विड थोड़ी है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर ये पी नॉट है तो डाउन जाओ, क्या प्रेशर हुआ यहाँ पर? अगर ये H1 नीचे आया, मान लो ये H1 है, P naught P naught plus plus rho G G H. प्लस हो जी। अच्छा ठीक। अब राइट साइड बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या प्रेशर होगा? Sir, rho omega L2 प्लस minus L1 ये square. प्लस स्क्वायर। रो नहीं 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 ओमेगा नहीं L2 माइनस नहीं L1 का होल स्क्वायर। नहीं भैया, नहीं 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 सर नहीं रो नहीं ओमेगा नहीं नहीं L2 नहीं। स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। हाँ, क्योंकि जो एक्चुअल लॉ था बस इसी में प्रॉब्लम हो सकती थी, बाकी तो लगभग आप संभाल ले जाओगे, मुझे पता है। ये लॉ एक्चुअल में क्या था? dp इक्वल टू रो, एक्सेलरेशन विल बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू dx। ये एक्चुअल में इंटीग्रेट करके आया था ना मेरा आंसर। यस यस सर। सर। तो आप बताओ जरा, इंटीग्रेशन की लिमिट्स बता दो मुझे, क्या रखोगे? और जब आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में जो डिस्टेंस लेते हो वो हमेशा एक्स से ली जाती है। ओमेगा स्क्वायर आर में जो आर होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हो। Yes, sir. तो ये जो x dx और dp की लिमिट्स रखी जाएंगी, ये एक तरफ L1 ओके सर। तो क्या बनेगा, कुछ आइडिया लग रहा है आपको? और लोअर लिमिट क्या बनेगी होल बताओ? स्क्वायर लोअर नहीं लिमिट, बनेगा। लोअर लिमिट पी नॉट प्लस रो जी H1 है, और अपर लिमिट इस पॉइंट का प्रेशर है जिसको मैं P2 वगैरह कुछ मान लेता हूं। तो यहां से कंसेप्ट बनेगा P2 इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी H1 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और यहाँ L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर होगा, ना कि L2 माइनस L1 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? ये यस सर। Yes, sir. यस सर। यही एक पॉइंट था जिसमें डर होता है कि भाई, और कर ही लेते, गलत तो कर ही आते, अगर ना अलर्ट किया जाए तो चांसेस थे कि गलत हो जाता ये। और इससे H2 डिस्टेंस ऊपर बढ़ गए। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाओ ऊपर। तो यहाँ का प्रेशर मैं लिखने जा रहा हूँ P नॉट प्लस रो जी H1 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर, यहाँ तक का प्रेशर जो आया था, और उससे H2 ऊपर जा रहे हैं माइनस रो जी H2। और अगर ये पॉइंट भी एटमॉस्फेरिक है तो इसको कंपेयर किससे करेंगे? पी नॉट। सर पी नॉट सही करेंगे। पी नॉट से कंपेयर कर देंगे, तो जो भी आपको चाहिए वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, यस सर। Yes, sir. यस सर। ये पॉइंट ये खतरनाक है बस।
नोट कर लिया है? Yes, sir. यस सर यस सर। जी सर, यस सर। चलो जी, एक चलते चलते एक वी शेप कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा है और ये एक्सेलरेट कर रहा है ट्रांसलेटरी, लीनियर एक्सेलरेशन है, और लेफ्ट साइड पर लिक्विड का लेवल ज्यादा है और राइट साइड पर लिक्विड का लेवल कम है। इधर लिक्विड का लेवल कम है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और एक पॉइंट ये है। इनमें जो वर्टिकल डिफरेंस है ना, इन दोनों पॉइंट्स का वर्टिकल डिफरेंस, ये आपका डेल्टा एच है और इनका हॉरिजॉन्टल डिफरेंस एल है। ठीक है बच्चे? Yes, sir. क्या रिलेशन बनेगा यार इनमें? मतलब हम सिर्फ, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन इसमें ध्यान नहीं आ रहा है, ये L1 है, ये L2 है, एग्जैक्ट क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा है। ये एक डिवाइस होती है जो एक्सेलरेशन को मेजर की जाती है। मैं अगर आपके किसी के पास वो होगी क्रोटोव, मेरे पास इस टाइम है नहीं, वरना मैं दिखा देता कौन सा क्वेश्चन है। अगर क्रोटोव बुक किसी के पास होगी ना, तो उसमें ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था इसी कंसेप्ट के ऊपर। तो देखो, ये मत करना कि अब सारे क्वेश्चन लगाने बैठ जाओ। क्रोटोव के अंदर स्पेशली कुछ ही क्वेश्चन हैं जो हमारे रेलिवेंट है, जेई से रेलिवेंट। उसमें एक ये क्वेश्चन भी है, मुझे एग्जैक्ट यस लैंग्वेज सर, याद नहीं है। यस सर, मिल गया। हाँ, तो उसमें इंफॉर्मेशन कुछ पूछा क्या है, मुझे ये याद नहीं आ रहा है पूछा क्या था उसके अंदर। सर इसमें π/4 दिया एंगल, और वो कौन सा? L1 L, सर वो ट्यूब और ये ग्राउंड के बीच में L1 L2 नहीं दिया सर, H1 H2 दिया, हाइट ऑफ लिक्विड। ग्राउंड से हाइट दी हमें। यस सर। अच्छा, ये पॉइंट ग्राउंड से H1 हाइट पर होगा, ये पॉइंट ग्राउंड से H H2 हाइट पे, और π/4 कौन सा एंगल है? सर दोनों तरफ के, ट्यूब के और ग्राउंड के। अच्छा, मतलब ये ट्यूब 90 डिग्री की ट्यूब हो गई। और तो ये भी नहीं दिया होगा, डेल्टा एच का कोई मतलब ही नहीं बनता। यस सर। पूछा क्या है? सर एक्सीलरेशन। अच्छा, ए पूछा है। क्वेश्चन का तो अनर्थ हो गया था बिल्कुल। ठीक है जी, क्रोटोव का है, बता, नाम का ही क्रोटोव है, ये है आसान क्वेश्चन। चलो ना, यहाँ से चालू करो ना यार। P0 नीचे जाओ, क्या करेंगे? हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्टिकल करके यहाँ पहुंच तो जाओगे ही, स्टेयर बना के। यस सर। तो कितना प्रेशर आएगा यहाँ पर? प्लस रो जी P0 एच plus rho GH. और एक्सप्रेशन में भी देंगे रो भी। जी प्लस एच भी वन। आएगा ना, क्योंकि ए भी तो है। Yes, sir. यस सर। तो रो ए, ये भी H1 होगा अगर 45 डिग्री एंगल है ना। यस सर। Sir, हो गया? acceleration के direction में मान रहे तो फिर minus. नहीं, एक्सेलरेशन के अपोजिट जा रहे हैं। Yes, yes, sorry. अब यहाँ से वर्टिकल हॉरिजेंटल करते रहो ना यार, बना लो स्टीयर, पहुंच जाओगे यहाँ तक। और ये भी P0 होगा, सो P0 प्लस रो जी H1 प्लस रो ए H1 माइनस रो जी H2 प्लस रो ए H2। ये प्लस में ही रहेगा, क्यों? सर एक्सीलरेशन। एक्सप्रेशन के against जा रहे opposite सर, में। Acceleration के acceleration के। हाँ, और इक्वल्स टू P0, वापस P0 आ गया, यहाँ भी P0 होगा, यहाँ भी P0 होगा। आई कहानी समझ में? Yes, sir. यस सर। यस सर। ये तो तुमने क्वेश्चन हमने जो कराए हैं, इरडोव के 8 क्वेश्चन बोले आपको करने को। HCV के कुछ क्वेश्चंस करा दिए, क्रोटोव में जो था वो हो गया। सेलेनोव के अंदर 2-3 क्वेश्चन थे सेलेनोव के, वो हमने करवा रखे हैं ऑलरेडी। और HCV तो वैसे ही मतलब, और सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी और मैनोमीटर बैरोमीटर
तो इतना आप कंसेप्ट आप रिवाइज करोगे जो कि रिलेटेड है सरफेस लिक्विड की प्रेशर वेरिएशन के कंसेप्ट। मतलब अब आपका कोई न्यूमेरिकल इससे इस बात से नहीं रुकना चाहिए कि आपको 2 पॉइंट्स के प्रेशर को रिलेट करना नहीं आता। 2 पॉइंट्स के प्रेशर को रिलेट करने के जितने कंसेप्ट्स हो सकते थे वो सब रिवाइज हो गए। अब जो पॉइंट बचा है वो ये कि प्रेशर को कैलकुलेट करने के बाद उनसे लगने वाला फोर्स कैसे निकालोगे आप। प्रेशर्स की वजह से फोर्सेस एक्सर्ट जो होंगी वो कैसे कैलकुलेट होंगी। सर जिस एरिया पे निकल रही है सर उससे मल्टीप्लाई कर दे रहे सर। का कंसेप्ट जिसमें प्रोजेक्टेड एरिया वगैरह पढ़ाया था आपको, यस है ना? सर एवरेज Yes, sir. और उसी फोर्सेस के थ्रू हम बुआयंसी समझते हैं। ये एक टॉपिक हो जाएगा और एक कैपिलरी राइज। तो 2 लेक्चर्स में हम समझ रहे हैं कि ये हो जाना चाहिए, रिवीजन तो हो जाना चाहिए इसका।